नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे एनसीईआरटी और आरबीएससी के पैटर्न पर राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर आज हमारी क्लास नंबर 8 रहेगी और देखेंगे मेवाड़ रियासत का अगला भाग। दोस्तों, भाग 1 के अंदर हमने जो गोहिल शाखा थी उसके बारे में अध्ययन किया था दोस्तों। और आज जो हमारी शाखा रहेगी वो रहेगी सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के बारे में इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। लगभग 2 क्लासें होगी सिसोदिया वंश की, जिसके अंदर हम संपूर्ण अध्ययन है वो करेंगे दोस्तों। तो भाग नंबर 2 और सिसोदिया वंश आज हम देखने वाले हैं। बाकी की अगर आप क्लासें अटेंड करना चाहते हैं जो अभी तक इतिहास के एनसीईआरटी बेस पर या आरबीएससी के बेस पर हुई है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से कर सकते हैं। अदर किसी भी प्रकार की जानकारी या ये नोट्स है वो ऐप से प्राप्त कर सकते हैं आप जाकर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से। और अदर जानकारी आप चाहते हैं तो आप नीचे यहां पर दिया गया है इंस्टाग्राम, इस पर जाकर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो मित्रों, कल हम पढ़ रहे थे, तो हम थे रतन सिंह। रतन सिंह के बाद 1303 के अंदर वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, 1303 के अंदर हो जाता है वहां पर शाखा दोस्तों। चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। रतन सिंह उस समय शासक रहते हैं और अलाउद्दीन क्या करता है, आक्रमण करता है दोस्तों। 1303 से लेकर, चलिए मित्रों आगे देखते हैं। यहां पर 1303 से लेकर 1326 आ गया ना यहाँ पे, तो 1303 से लेकर 1326 तक अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खां और मालदेव सोनगरा का यहां पर क्या रहता है, शासन रहता है। और बात आती है 1326 की दोस्तों। 1326 के अंदर क्या होता है मित्रों, हमीर देव सिसोदिया यहां के बनते हैं शासक। अब देखिए मित्रों, इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक क्वेश्चन है जो यहां से आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अब देखिए, जो हमीर देव है ना, इन्होंने एक तो थी चारनी देवी बीरवड़ी, देवी बीरवड़ी के नाम की, और उनका पुत्र था बारूजी सौदा जो चारण था। उनके सहयोग से 1326 ईस्वी के अंदर क्या किया, चित्तौड़ पर अधिकार करके जो सिसोदिया वंश है उसकी नींव वहां पर रखी दोस्तों। तो यहां से पहला क्वेश्चन यही रखना है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा रतन सिंह के समय 1303 में हो गया है। अब देखिए, राणा हमीर देव सिसोदिया बनते हैं शासक और इनको कहा जाता है सिसोदिया वंश या राणा शाखा का संस्थापक। सिसोदिया वंश या राणा शाखा का संस्थापक कहा जाता है हमीर देव सिसोदिया का दोस्तों। अब देखिए, हमीर देव सिसोदिया के क्या थे, पिता अरि सिंह। पिता कौन थे, अरि सिंह थे। माता का नाम क्या था, उर्मिला। अब देखिए, इनको उपनाम क्या क्या था, विषम घाटी पंचानन, यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर यह कहा गया है विषम घाटी पंचानन इनको। वीर राजा, रसिक प्रिया में कुंभा द्वारा लिखा गया है इनको वीर राजा दोस्तों। और मेवाड़ का उदारक दोस्तों, मेवाड़ का उदारक भी इनको कहा जाता है दोस्तों। इनके समय होता है गिंगोली का युद्ध दोस्तों। कब होता है, गिंगोली का युद्ध। और गिंगोली का युद्ध होता है 1336 ईस्वी के अंदर। कब हुआ, 1336 ईस्वी के अंदर। अब देखिए, मध्य किनके, हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य, जिसमें विजयी कौन रहे, हमीर विजय रहे। तो यहां पे देखिए, सिंगोली का जो युद्ध हुआ है, गिंगोली का भी है एक सिंगोली का भी है, सुनने में थोड़ा ध्यान रखना। सिंगोली का युद्ध 1336 ईस्वी के अंदर हुआ, सिंगोली का युद्ध, विजय रहा हमीर दोस्तों। निर्माण इन्होंने कराया अन्नपूर्णा माता, बीरवड़ी माता का मंदिर। अन्नपूर्णा माता या बीरवड़ी माता का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था हमीर देव सिसोदिया ने दोस्तों। अब आगे चलिए, इनके बाद हमीर देव के बाद जो शासक बनते हैं चित्तौड़ के, वो बनते हैं क्षेत्र सिंह, यानी जिनको हम खेता कहते हैं। यहां से आपको समझने की आवश्यकता है दोस्तों। क्षेत्र सिंह, देखिए, मालवा मेवाड़ संघर्ष की शुरुआत होती है इनके समय। जो जब क्षेत्र सिंह या खेता शासक बनते हैं तो इनके समय क्या हो जाती है, क्या हो जाती है दोस्तों, मालवा और मेवाड़ के मध्य संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज है, आराम से देखना इसको दोस्तों। शासक देखिए मालवा का दिलावर खां, उसको इन्होंने क्षेत्र सिंह खेता ने क्या किया है, पराजित किया है। और क्षेत्र सिंह एक खेता के पुत्र है, वो कौन है, राणा लाखा, या जिनको हम कहते हैं लक्ष्य सिंह। राणा लाखा इनके क्या है, पुत्र है दोस्तों। अब चलते हैं हम राणा लाखा की ओर। ये रहे आपके राणा लाखा या लक्ष्य सिंह दोस्तों। आराम से देखिए दोस्तों, 1382 में हमीर के पुत्र क्षेत्र सिंह का क्या हो जाता है, पुत्र है जो राणा लाखा,
वो क्या बनता है, चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठता है, शासक बनता है। और ये शासक बनते हैं उसी समय इनको मिलती है दोस्तों चांदी की खान। कहां पर, जावर उदयपुर में। वर्तमान में भी जावर उदयपुर के अंदर आपको चांदी की खान है वो मिल जाएगी दोस्तों। पिछोला झील जो उदयपुर में है उसका निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया जिसका नाम था पिच्छू। यानी जब राणा लाखा का शासनकाल था उसी समय पिछोला झील का निर्माण हुआ था दोस्तों, और पिच्छू नामक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए राणा लाखा का दरबारी में देखिए जोटिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट, ये क्या थे, इनके दरबार के अंदर मौजूद थे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि राणा लाखा का विवाह किनके साथ हुआ। राणा लाखा का विवाह हुआ हंसाबाई के साथ। हंसाबाई मारवाड़ की क्या थी, राजकुमारी थी, और राव चूड़ा की क्या थी, ये पुत्री थी। राव चूड़ा की पुत्री मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के साथ राणा लाखा का होता है विवाह, और इनके द्वारा एक पुत्र होता है जिसका नाम है मोक्कल, जो राणा लाखा के आगे क्या बनेगा, शासक बनेगा दोस्तों। राणा लाखा के आगे शासक कौन बनेगा, मोक्कल बनेगा दोस्तों। अब देखिए यहां पे हंसाबाई से जो पुत्र हुआ है मोक्कल, वो तो शासक बन गया, लेकिन यहां पर देखिए एक शासक और है। यहां से एक चीज है जो देखिए आप, पुत्र कुंवर चूड़ा दोस्तों। अगर हम बात करें तो इसको मेवाड़ का ग्राम कहा जाता है, मेवाड़ का राम इसको कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। मांडू गुजरात में कुछ समय इसने बिताया था दोस्तों। अब देखिए क्यों कहा जाता है, रणमल थे दोस्तों, रणमल है वो कहां के थे, मेवाड़ के, और मेवाड़ पर रणमल ने जो शासन स्थापित किया था उसमें किसने, राणा लाखा ने उनकी सहायता की थी दोस्तों, समझे आप। तो रणमल है उसकी सहायता की लाखा की, इसलिए रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह कर दिया था लाखा के साथ, और शर्त यह रखी गई थी कि हंसाबाई से जो पुत्र होगा वो ही आगे क्या होगा, मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा दोस्तों। इस वजह से जो कुंवर चूड़ा है दोस्तों, ये क्या हो जाते हैं, ये अपने जो शर्त है उससे पीछे, यानी कि शासक कुंवर चूड़ा बड़े थे, ये पुत्र बड़े पुत्र थे तो शासक ये बन रहे थे, लेकिन ये क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं दोस्तों, और आजीवन कुंवारा रहने की क्या कर लेते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा कर लेते हैं। इसी वजह से राजस्थान का भीष्म पिता, मेवाड़ का भीष्म पिता, मेवाड़ का राम, गुजरात में कुछ समय इन्होंने बिताया। यही जानकारी इनके लिए क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब देखिए आगे, बूंदी के तारागढ़ किले को जीतने की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए नकली तारागढ़ किला बनाया, कुंभाहाड़ा मारा गया दोस्तों। अब यहां पर जो चीज है ना वो समझने की प्रयास की। इन्होंने क्या किया था, राणा लाखा ने बूंदी है उसमें जो तारागढ़ किला है उस पर क्या किया था, जो बूंदी का तारागढ़ किला है ना वहां पर अटैक किया, लेकिन ये जीत नहीं पाए। फिर इन्होंने कहा कि मैं बूंदी का किला जीत कर रहूंगा, लेकिन जीत नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, नकली तारागढ़ का किला बना लिया और कुंभाहाड़ा वहां पर बना दिया और मारा गया। ऐसी अपनी शर्त, यानी अपने मन को इन्होंने सांत्वना दे ली दोस्तों। तो ये थे महाराणा लाखा। लाखा के बाद इनसे और हंसाबाई का जो पुत्र है मोक्कल, राणा मोक्कल बनते हैं मेवाड़ के शासक 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक दोस्तों। अब देखिए संरक्षक कौन है, कुंवर चूड़ा व रणमल, जो मारवाड़ का शासक है, रणमल मामा, राणा मोक्कल का मामा रणमल, और कुंवर चूड़ा जो बड़ा भाई है, ये क्या थे, राणा मोक्कल के संरक्षक थे दोस्तों। दरबारी थे योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट। इनके दरबार में कौन थे, एक तो योगेश्वर भट्ट था और दूसरा विष्णु भट्ट इनके दरबार में था दोस्तों। वास्तुकार कौन था, फना मना विसल, कौन था, फना मना विसल दोस्तों। राणा मोक्कल ने निर्माण करवाया था समधिदेश्वर मंदिर, जिसको मोक्कल मंदिर भी कहते हैं। उस समय जब राजा भोज ने उस मंदिर का निर्माण करवाया था तो राजा भोज ने उसका नाम क्या रखा था दोस्तों, त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर। उसका इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया, जीर्णोद्धार करवा के उसका नाम समधिदेश्वर मंदिर रख लिया, या मोक्कल मंदिर उसको कहा जाता है दोस्तों। एकलिंग मंदिर परकोटा है, एकलिंग का जो मंदिर है उसके परकोटा का भी इन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया दोस्तों। यहां पर देखिए राणा मोक्कल की हम बात कर रहे हैं तो इनके जो युद्ध होते हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। राणा मोक्कल दो युद्ध, एक तो रामपुरा का युद्ध, दूसरा है अहमद शाह का आक्रमण। रामपुरा का युद्ध और अहमद शाह का आक्रमण दोस्तों।
देखिए रामपुरा का युद्ध है वो फिरोज खान जो नागौर का है और मोकल के मध्य हुआ, जिसमें मोकल क्या रहा, विजयी रहा। कब हुआ, 1428 ईस्वी के अंदर। तो रामपुरा का युद्ध 1428 ईस्वी में फिरोज खान नागौर मोकल मेवाड़ के मध्य हुआ और मोकल इसमें क्या रहा, विजयी रहा। दूसरा होता है अहमद शाह का आक्रमण 1433 ईस्वी में। मोकल प्लस रानी कमलावती थे और सामने कौन था, अहमद शाह जो गुजरात का शासक था। कहां का शासक था दोस्तों, गुजरात का शासक था। अब देखिए यहां पे अहमद शाह के आक्रमण के तहत चाचा मेरा व महपा पंवार ने मिलकर मोकल की क्या कर दी, हत्या कर दी दोस्तों। चाचा व मेरा लगभग 1433 की बात है, इन्होंने क्या कर लिया दोस्तों, जब ये लड़ने के लिए जिलवाड़ा गुजरात में जगह है वहां पर जा रहे थे, गुजरात सुल्तान के विरुद्ध जा रहे थे, तो जहां पर ये पड़ाव में रुके हुए थे ना, वहां पर चाचा मेरा और महपा पंवार ने अहमद शाह से संपर्क करके क्या कर दिया, मोकल को मार दिया दोस्तों। यहां पर हो जाता है मोकल का जो राज्य है वो खत्म दोस्तों। मोकल के बाद अगले शासक बनते हैं महाराणा कुंभा। जो पुत्र किनके हैं, पुत्र है ये मोकल के दोस्तों। पिता मोकल, माता सौभाग्य देवी, दादा लाखा, शिल्पी इनके समय में था मंडन, आराध्य देव विष्णु और गुरु है हीरानंद। ये सीधी सी जानकारी आपके सामने है दोस्तों, आराम से देखिए। 1433 में ये शासक बनेंगे, 1468 तक ये क्या करेंगे, शासन मेवाड़ के करेंगे दोस्तों। अब देखिए मित्रों, जो महाराणा कुंभा अब शासक बने, इनके बारे में पिता कौन है, मोकल, माता सौभाग्य देवी, दादा इनके लाका, इनके समय शिल्पी था मंडन, आराध्य देव कौन है, विष्णु, इनका गुरु कौन है, हीरानंद दोस्तों। अब इनके बारे में चलते, राणा कुंभा के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सर्वाधिक उपाधियों वाला शासक, लगभग 108 उपाधियां हैं जो राणा कुंभा को दी गई, महाराणा कुंभा को 108 उपाधियां इनको प्राप्त थी दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रह सकता है दोस्तों। अब देखिए यहां पर हम कहते हैं कि 108 जो उपाधियां हैं, इनकी जानकारी हमें मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसके कवि महेश व अत्रि है दोस्तों। अभिनव भट्टाचार्य, संगीतज्ञ होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता था। हाल गुरु यानी पहाड़ी किलों का विजेता या स्वामी, हाल गुरु इसलिए कहा जाता, जो पहाड़ी दुर्ग है उनका क्या था, ये स्वामी था। राणा रासो, साहित्य का जानकार व विद्वानों को आश्चर्यदाता था, इस वजह से राणा रासो राणा कुंभा को कहा जाता था। सेल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु यानी धनुर्विद्या का ज्ञाता और छाप गुरु। चाप गुरु और छाप गुरु अलग अलग है मित्रों। ये जो है इनसे ये उपाधियां हैं जो राणा कुंभा को क्या थी, प्राप्त थी दोस्तों। इसके अलावा महाराजा धीराज, महाराणा, रामरायण, परम गुरु, ये उपाधियां भी प्राप्त थी दोस्तों। अब ये 1433 के लगभग शासक बन गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इनके मध्य होता है सारंगपुर का युद्ध। ये सारंगपुर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सारंगपुर का युद्ध कहां पर है, सारंगपुर मध्य प्रदेश यानी मालवा के अंदर। कारण मोक्कल के हत्यारों को शरण देना। मोक्कल के महमूद खिलजी है, उसने क्या की, मोक्कल के जो हत्यारे थे, महाराणा कुंभा के पिता मोक्कल के जो हत्यारे थे चाचा मेरा और महपा पंवार, उनको शरण दी। किसने दी, महमूद खिलजी ने। और इसी वजह से ये युद्ध होता है दोस्तों, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। इसके अंदर चाचा मेरा की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है दोस्तों। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को 6 माह तक कैद रखा और बाद में क्या कर दिया, रिहा कर दिया। मालवा के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो यहां पर देखिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको एक ही जगह प्राप्त हो रही है आराम से। अब सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, सर्वाधिक क्वेश्चन आता है ये एग्जाम के अंदर। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। तो ये याद रखना है दोस्तों आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारंगपुर युद्ध में विजय के बाद ही विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के बारे में दोस्तों देखिए। अन्य नाम की हम बात करें तो विक्ट्री टावर, गुरुड़ ध्वज, जय स्तंभ, इसके क्या है, अन्य नाम है।
समर्पित किनको है? भगवान श्री विष्णु को। कारण क्या है कि यह भगवान श्री विष्णु को समर्पित है? क्योंकि इसका जो द्वार है वहां पर विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य। मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का क्या करवाया था? निर्माण। वास्तुकार कौन था? जेता, नापा, पुंजा और पोमा, ये वास्तुकार थे। जेता, नापा, पुंजा और पोमा दोस्तों। अब देखिए उपनाम, मूर्ति कला का विश्वकोश या मूर्तियों का अजायब घर। मूर्ति कला का विश्वकोश या मूर्तियों का अजायब घर इसको कहा जाता है, क्योंकि अगर आप विजय स्तंभ में जाओगे तो आपको हर जगह आपको क्या मिल जाएगी? मूर्ति मिल जाएगी। इसी वजह से इसको मूर्ति कला का विश्वकोश या मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं विजय स्तंभ की। तो विजय स्तंभ के अंदर कुल मंजिलों की अगर हम बात करें तो मंजिलें हैं 9 दोस्तों। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। जो तीसरी मंजिल, 9 मंजिलों का है ये, और तीसरी मंजिल पर हम पहुंचते हैं तो 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है अरबी भाषा के अंदर। अब प्रतीक चिन्ह किनका है? राजस्थान पुलिस का है, आरबीएसई बोर्ड का है। आज जो राजस्थान पुलिस और आरबीएसई बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है उनके अंदर आपको जो लोगो है उसके अंदर क्या मिल जाएगा? विजय स्तंभ मिल जाएगा दोस्तों। पुनर्निर्माण इसका जो करवाया था दोस्तों वो करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने दोस्तों। विशेषता देखिए, राज्य की पहली इमारत जिसे 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। राजस्थान राज्य की यह पहली इमारत है जिस पर कब? 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट है वो जारी हुआ था दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से भी इसको क्या बताया है? सर्वश्रेष्ठ बताया। कर्नल टोड ने इसको क्या कहा है कि जो कुतुब मीनार है उससे क्या है? ये श्रेष्ठ है दोस्तों। इसके अलावा मित्रों अब आगे देखिए, आगे चलकर आगे देखिए, कुंभा ने बारमली की सहायता से जहर देकर रणमल को मरवा दिया। कुंभा ने क्या किया? बारमली की सहायता से जहर दिया। किसको? रणमल को, और रणमल को मरवा दिया दोस्तों। अब मारवाड़ और मेवाड़ के बाद में होती है आवल बावल की संधि, जो बहुत नाम सुनते हैं। क्या संधि है ये? आवल बावल, आवल बावल। तो देखिए आवल बावल की संधि दोस्तों। आवल बावल की संधि होती है 1453 ईस्वी में। आवल यानी मेवाड़, बावल यानी मारवाड़। आवल यानी मेवाड़ और बावल यानी मारवाड़। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का निर्धारण सोजत को केंद्र मानकर किया गया इस संधि के द्वारा। और यह जो संधि है वो किसने कराई? हंसाबाई ने करवाई। किसने करवाई है ये संधि? हंसाबाई ने ये संधि करवाई है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये आपके लिए। आगे देखिए, मध्य किन किन के? जो कुंभा व जोधा के मध्य ये संधि हुई है। कुंभा व जोधा के मध्य ये संधि हुई। तो 1453 ईस्वी में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच आवल बावल की संधि हुई सीमा को लेकर दोस्तों। अगली देखिए, अगली जो संधि होती है वो होती है चंपानेर की संधि। यह कब होती है? 1456 ईस्वी में। किनके मध्य? कुतुबुद्दीन जो गुजरात के शासक है, महमूदुद्दीन खिलजी प्रथम जो मांडू शासक है दोस्तों, इनके मध्य हुई है। अब हुई क्यों है? हुई क्यों है दोस्तों? कुंभा को हराने यानी मेवाड़ पर अधिकार करने को लेकर चंपानेर की संधि गुजरात और मांडू शासक, गुजरात के कुतुबुद्दीन और मांडू के शासक थे महमूद खिलजी, इनके मध्य ये क्या होती है? संधि होती है दोस्तों। अब देखिए आराम से देखिए इसको दोस्तों। उद्देश्य मेवाड़ पर अधिकार करना और कुंभा ने असफल कर दिया। लेकिन कुंभा ने इसको क्या कर दिया? असफल कर दिया। यह चंपानेर की संधि 1456 में हुई। चंपानेर की संधि के आधार पर गुजरात का सुल्तान था उसने, और जो मालवा यानी मांडू शासक यानी मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम है, इन्होंने क्या किया? गुजरात 1458 ईस्वी के अंदर 1458 ईस्वी पर अटैक किया था। लेकिन युद्ध में विजयी कौन रहा? कुंभा विजयी रहा, और ये हार जाते हैं दोस्तों। इसके बाद 1456 में ही होता है बदनौर का युद्ध दोस्तों। देखिए कहां पर है बदनौर? भीलवाड़ा में। मध्य किनके? महमूद खिलजी प्रथम व कुंभा के मध्य। इसी के बाद इसके अंदर क्या हो जाता है? विजय कौन हो जाता है? कौन जीता है इसमें? कुंभा। इसी वजह से यह संधि हुई थी दोस्तों। इसके बाद
यानी कि जो बदनौर का युद्ध होता है 1456 में, जिसमें कुंभा जीत जाता है, उसके बाद महमूद खिलजी क्या करता है, ये जाता है मालवा और मालवा के शासक को चिट्ठी लिखता है कि आप हमारे साथ आइए और हम मेवाड़ पर अधिकार दोनों मिलकर करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ये आ गया समझ में। यहां पे 1456 में हो गया बदनौर का युद्ध। दोस्तों अब देखिए, जब बदनौर के युद्ध में जीता कौन है, कुंभा, तो कुशाल माता का मंदिर जो बदनौर में है उसका निर्माण इन्होंने उपलक्ष्य यानी जीत के उपलक्ष्य में उसका निर्माण करवा दिया। दोस्तों यह था। अब आगे चलते हैं, कुंभा के द्वारा क्या क्या बनाए गए, क्या किस किन का निर्माण किया गया, वो चीजें देख लेते हैं। कुंभा ने क्या क्या चीजें बनवाई उनके बारे में अगर हम अध्ययन करें दोस्तों, तो देखिए कुंभलगढ़ का किला राजसमंद के अंदर, आराम से देखना, यहां से अच्छा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों पहला करवाया है कुंभलगढ़ का जो किला है उसका निर्माण कहां पर करवाया है, कहां पर करवाया है दोस्तों, राजसमंद के अंदर। अब कुंभलगढ़ का जो किला है दोस्तों, उसके अंदर एक कटारगढ़ भी बना हुआ है। कटारगढ़ कुंभा का खुद का घर बनाया गया वहां पर, कुंभा ने खुद के लिए कटारगढ़, कुंभा का निवास स्थान। यहीं पर कुंभलगढ़ का जो कटारगढ़ है, कुंभलगढ़ के अंदर जो कटारगढ़ है, उसी के अंदर कुंभा का पुत्र कौन, कुंभा का पुत्र कौन दोस्तों, कुंभा का पुत्र था उदा। उदा ने क्या कर दी, इसकी 1468 के अंदर हत्या, 1468 ईस्वी में यहीं पर कर दी थी हत्या। दोस्तों आ गया समझ में। बसंतगढ़ यानी बसंती किला, अचलगढ़ किला सिरोही, मचान दुर्ग सिरोही, इनका निर्माण करवाया इन्होंने, मुख्य रूप से इनका क्या करवाया, निर्माण। दोस्तों बसंतगढ़ का दुर्ग है, सिरोही के निकट है बसंतगढ़ का दुर्ग, बदनौर के निकट बेराट का दुर्ग, बोमट का दुर्ग, आबू में अचलगढ़ का दुर्ग, इन सभी का क्या करवाया इन्होंने, निर्माण करवाया। दोस्तों मंदिरों के अंदर कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ में, एकलिंग जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, कुशाल माता मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में, श्रृंगार चौरी मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, इनका क्या कराया इन्होंने, निर्माण करवाया। दोस्तों अब हम चलते हैं, एक हम चीज पढ़ते हैं ना, रणकपुर जैन मंदिर, जो बनवाए तो कुंभा ने नहीं थे लेकिन सहायता की थी, तो देख लिए ये रहे रणकपुर जैन मंदिर जो पाली में है। निर्माण किसने करवाया है, धरण शाह जैन व्यापारी के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। धरण शाह जैन व्यापारी था, उसने रणकपुर जैन मंदिर पाली में उनका निर्माण कराया। और यहां पर आर्थिक सहायता किसने दी थी, आर्थिक सहायता दी थी कुंभा ने। आर्थिक सहायता किसने दी थी मित्रों, कुंभा ने यहां पर आर्थिक सहायता दी थी। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अब देखिए इनका, अगर हम रणकपुर जैन मंदिर है, इनका अन्य नामों की बात करते हैं तो इनको चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है, ये जैन धर्म से संबंधित है। और रणकपुर के जैन मंदिरों में 1444 खम्मे, कितने हैं, 1444 खम्मे हैं। स्तंभों का अजायब घर भी इनको कहा जाता है। दोस्तों अब ग्रंथ बहुत लिखे कुंभा ने, अब कुछ ग्रंथों की ओर हम चल लेते हैं, ग्रंथों के बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों रचित ग्रंथ के अंदर देखिए संगीत राज जो 5 भागों में है, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, रसिक प्रिया, गीत गोविंद पर टीका जयदेव के द्वारा लिखी गई थी, गीत गोविंद पर टीका, उस पर आधारित है रसिक प्रिया। वाद्य यंत्र के अंदर वीणा इनको यूज करते थे। संगीत गुरु सारंग व्यास ने इनको कहा। दरबारी संगीत गुरु इनके सारंग व्यास थे दोस्तों, संगीत के गुरु। दरबारी थे मंडन, जिन्होंने राजवल्लभ, वास्तुकार, रूप मंडन, देव मूर्ति प्रकरण ये लिखे। एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ, जिसके प्रथम भाग में राजवर्णन कुंभा ने किया और पूर्ण किया था उसको कान्हा व्यास ने। दोस्तों ये क्या थे, कुंभा के प्रमुख ग्रंथ। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुंभा के पुत्रों के बारे में, क्योंकि आगे हम अगला शासक ही तो मेवाड़ का बनाना है ना। तो राणा कुंभा के पुत्र, देखिए राणा कुंभा के पुत्र और पुत्री थी रमाबाई, जो क्या थी, एक संगीतज्ञ थी, जिसका उपनाम था वागीशवरी। क्या नाम था, वागीशवरी। दोस्तों जावर का परगना इसको दिया गया। दोस्तों पुत्र थे उदा और रायमल। पुत्र कौन थे, उदा और रायमल। दोस्तों आराम से देखिए यहां पर, अब क्या है, उदा है, इसने 1468 ईस्वी में मामादेव कुंड जो कटारगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ है, उसके पास था मामादेव कुंड, कुंभलगढ़ में अपने पिता कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब पहला पितरंता शासक बन गया। यहां पे देखिए आराम से, उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना मेवाड़ पर क्या था, प्रथम कलंक था, प्रथम पितरंता शासक ये बन गया। दोस्तों इसके बाद शासक कौन बनेगा, उदा ही बनेगा। उदा ने हत्या की है तो मेवाड़ का अगला शासक बनता है उदा, जिसको पूरा नाम था उदयकरण।
1468 से लेकर 1473 तक। मेवाड़ का पितरंता कहा जाता है। मेवाड़ी सरदारों ने गद्दी से उतार दिया, मांडू चला गया। जो सरदार थे उन्होंने क्या किया, उदा को गद्दी से उतार दिया, तो ये कहां चला गया, मांडू, मालवा की ओर दोस्तों। बिजली गिरने से क्या हो जाती है, उदा की मृत्यु हो जाती है। अगला शासक बनेगा इसका भाई रायमल, यानी कुंभा का दूसरा पुत्र रायमल अगला शासक यहां का बनता है, मेवाड़ का। यह रही रायमल दोस्तों। अब देखिए मित्रों, रायमल शासक बनाया 1473 ईस्वी में और 1509 ईस्वी तक ये क्या रहेगा, शासक रहेगा। देखिए रायमल की पत्नी थी श्रृंगार देवी, जो कहां की, राव जोधा, मारवाड़ के शासक थे ना राव जोधा, जोधपुर बसाया जिन्होंने, उनकी पुत्री थी। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था श्रृंगार देवी ने। रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी जिसने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया दोस्तों। अद्भुत शिव मंदिर बनवाया रायमल ने। इनकी पुत्री थी आनंदीबाई, जिसका विवाह सिरोही के राव जगमाल से हुआ। आनंदीबाई रायमल की पुत्री थी, जिसका विवाह किसके साथ किया गया, सिरोही के राव जगमाल के साथ। इनका शिल्पी था अर्जुन। कौन था इनका शिल्पी, था अर्जुन दोस्तों। अब देखिए रायमल के पुत्र हो जाते हैं यहां पर 3, और यहां पर देखिए क्या टकराव होता है, इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर आपके लिए। 3 पुत्र, पृथ्वीराज सिसोदिया, जेमल, संग्राम सिंह, जिनको हम सांगा के नाम से जानते हैं दोस्तों। देखिए पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में एक बार पढ़ लीजिए, फिर में जानकारी। इनको उड़ता राजकुमार, उड़वा राजकुमार कहा जाता है दोस्तों, उड़वा राजकुमार। पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ अजमेर के अंदर तारागढ़ दुर्ग बनाया दोस्तों। बहनोई जगमाल ने जहर देकर मार डाला। पृथ्वीराज सिसोदिया को मारा किसने है, अपने ही बहनोई। कौन, जगमाल। जगमाल कौन, आनंदीबाई के क्या थे मित्रों, आनंदीबाई के, जो आनंदीबाई रायमल की पुत्री थी, उनके क्या थे, पति दे ये जगमाल, जो कहां के, सिरोही के राव थे दोस्तों। इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज सिसोदिया को मार दिया। अब देखिए पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो कहां पर बनाई गई, कुंभलगढ़ में। कितने खंभू की है, 12 खंभू की है। कुंभलगढ़ में इनकी छतरी है और 12 खंभू की है दोस्तों। अब देखिए रायमल का जो दूसरा पुत्र है वो है जेमल। कौन है, जेमल दोस्तों। सोलंकियों से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। सोलंकियों के मध्य युद्ध होता है, सोलंकियों और मेवाड़ के मध्य, और यहां पर यह जेमल मर जाता है। तीसरा पुत्र कौन है, संग्राम सिंह प्रथम, यानी सांगा दोस्तों। अब देखिए पृथ्वीराज सिसोदिया सबसे बड़ा है, शासक पृथ्वीराज सिसोदिया बनेगा। लेकिन ये क्या होते हैं, तीनों पुत्र जाते हैं एक पुजारिन महिला के पास। चारण जाति की एक पुजारिन महिला थी उसके पास, जो क्या करती थी, भविष्य बताती थी। और उसने वहां पर क्या किया, उसने वहां पर कहा कि अगला शासक बनेगा वो बनेगा सांगा। कौन बनेगा, अगला शासक मेवाड़ का सांगा बनेगा। इससे क्या हो जाती है, पृथ्वीराज सिसोदिया के और सांगा के मध्य युद्ध मान लो आप। और राड़ के अंदर पृथ्वीराज ने सांगा की एक आंख है वो क्या कर देते हैं, फोड़ देते हैं दोस्तों। एक आंख है वो फोड़ देते हैं। कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया दोस्तों। अब देखिए फिर बाद में क्या हो जाता है, सांगा है ये शासक बन जाते हैं दोस्तों। शासक कौन बनते हैं, सांगा ही बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपके लिए क्वेश्चन है वो बन सकता है दोस्तों। अब देखिए आगे चलते हैं हम और देखते हैं महाराणा सांगा के बारे में। 1509 से लेकर 1528 तक ये बनते हैं शासक। इनके पिता है रायमल, माता है रतन कुंवर, दादा है कुंभा, शरण कहां ली, अजमेर। क्यों ली शरण, अब देखिए ये शरण क्यों ली, जब युद्ध हुआ पृथ्वीराज और सांगा के मध्य, तो पृथ्वीराज की आंख फोड़ दी, तो वो पृथ्वीराज वहां से, पृथ्वीराज क्या सांगा की आंख फोड़ दी, तो सांगा वहां से निकल गए। सांगा निकलकर कहां आ गए, अजमेर। करमचंद पंवार के पास आकर इन्होंने क्या ली, शरण ली दोस्तों। अब देखिए उपनाम हिंदूपत इनको कहा जाता है, सैनिकों का भग्नावेश, टोड ने इनको कहा सैनिकों का भग्नावेश दोस्तों। अब जो इंपॉर्टेंट हम मेवाड़ की बात करते हैं तो देख ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 3 क्वेश्चन है यहां पर, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन युद्धों के बारे में। पहला देखिए खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में, खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी के अंदर दोस्तों। जब खातौली का कोटा में किनके मध्य हुआ, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध होता है, जिसके अंदर विजय कौन रहा, सांगा। एक हाथ व एक पैर है जो सांगा का इस युद्ध के अंदर क्या है, कट जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये, एक पैर एक हाथ इस युद्ध के अंदर क्या है, कट जाता है दोस्तों।
1518 के अंदर होता है बाड़ी का युद्ध। कहां है बाड़ी? धौलपुर के अंदर, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य दोस्तों। इसी के अंदर कौन विजय हो गया? सांगा विजय हो गया। गागरोन का युद्ध होता है तीसरी बार 1519 में। यह होता है, गागरोन तो झालावाड़ में, और यह होता है सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य, गुजरात का शासक महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य। इसमें भी कौन जीत जाता है? सांगा विजय प्राप्त करता है दोस्तों। तो देखिए रेगुलर सांगा क्या कर रहा है? यहां पर विजय प्राप्त कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये। अब बहुत जगह आपको खातौली का युद्ध 1518 भी दिया हुआ है, बहुत जगह, लेकिन 1517 में ही हुआ था, याद रखना। बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ था। अब देखिए ये 3 युद्ध हो गए आपके। इसके बाद दोस्तों राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहेंगे आपके। तो देखिए राणा सांगा और बाबर के मध्य 16 फरवरी 1527 को होगा बयाना का युद्ध, और 17 मार्च 1527 को होगा खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध आपका रहेगा दोस्तों। चलिए इनके बारे में देखते हैं। बयाना का युद्ध, बयाना कहां पर है? भरतपुर के अंदर। किन किन के मध्य हुआ? राणा सांगा की सेना और बाबर की सेना के मध्य। और विजय कौन रहा? विजय रहा इसमें सांगा दोस्तों। सांगा है जो बयाना का युद्ध जीत जाता है। अब यहां पर हार कौन गया? बाबर। तो बाबर कहां पर चुप बैठने वाला था? इसी का कारण बना, इसी का परिणाम बना खानवा का युद्ध दोस्तों। खानवा कहां पर है? रूपवास तहसील भरतपुर में, यानी कि बयाना के पास ही खानवा है। सांगा और बाबर के मध्य यह क्या होता है? युद्ध होता है दोस्तों। अब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है मित्रों। जो हम बात करते हैं ना खानवा का युद्ध, इसके अंदर सांगा की तरफ बहुत सारे राजपूत शासक भी थे, और राजपूत शासकों के अलावा यह मानकर चलो मुस्लिम सेनापति भी थे 1-2, और बाबर के पास भी बहुत सारे शासक थे, और तुलुगुमा पद्धति के द्वारा लड़ा गया था, और बहुत ही फेमस युद्ध है दोस्तों ये। अब देखिए यहां पर जो खानवा का युद्ध बाबर वर्सेस सांगा होता है, इसमें पराजित कौन हो गया? सांगा। कारण क्या बना? सहलदी तंवर और खानजादा नागौर है, इन्होंने क्या कर दिया? विश्वासघात। ये 7 किसके थे? ये 7 तो किसके थे? राणा सांगा के। लेकिन युद्ध मैदान में ये किसके पक्ष से लड़ रहे थे? बाबर की पक्ष से बाबर की पक्ष से ये लड़ रहे थे युद्ध दोस्तों। इस वजह से विजयी रहा कौन? बाबर। और यहां पर बाबर ने एक उपाधि धारण की, वो थी गाजी की उपाधि। क्या उपाधि ली? गाजी की उपाधि ली दोस्तों। आ गया समझ में? बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। नोट्स बना लेना और आराम से समझ लेना, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे दोस्तों ये। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। कौन कौन है जो बाबर के साथ, कौन कौन है जो सांगा के साथ। खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए कौन आए? पाती परवन किसको कहते हैं? पत्र लिखकर सहायता मांगने को। तो सांगा ने सहायता मांगी थी, जिसमें आमेर से पृथ्वीराज कच्छावा जो वीरगति को प्राप्त हुआ था इस युद्ध में। मारवाड़ से कौन आया था? कुंवर मालदेव, जो गंगा राव गंगा का क्या था? पुत्र था। बीकानेर से कुंवर कल्याणमल, जो राव जेतसी का पुत्र था। चंदेरी से मेदेनी राय, जो गागरोन की जागीर जिसको दी गई थी। जगनेर भरतपुर से अशोक परमार आया, जिसको उपरमाल की जागीर दी गई थी। और हसन का मेवाती एकमात्र मुस्लिम सेनापति था इस युद्ध में। जाला अज्जा सांगा के राजतिन, यानी जब सांगा घायल हो जाते हैं युद्ध में, तो जाला अज्जा है, उसने सांगा के जो राजसिन है पोशाक है वो धारण करके युद्ध लड़ा था। और जाला अज्जा कहां के थे? सादड़ी के थे दोस्तों। ये थे किसकी ओर? खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता। और यहां से सीधा क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसने खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता नहीं की? सीधा याद रखना। इसके अलावा बाबर के विजय के कारण देख लीजिए, क्यों रहा बाबर इसमें विजय? बहुत अच्छा कारण है। ओजस्वी पूर्ण भाषण व कुशल अभिनेता की तरह सेना को मनाना। दूसरा तोपखाना, यानी तोपची उस्ताद अली व मुस्तफा अली। ये तोपची थे तोपखाना में, उस्ताद अली व मुस्तफा अली, जो बहुत ही ये मानकर चलो कि तेज थे दोस्तों। तुलुगमा पद्धति मतलब दोनों ओर से हमला करना। मुगल व्यापारियों से तमगा कर हटाना, जो मुगल व्यापारी थे उनसे तमगा कर हटा दिया, जिससे क्या हुआ? मुगल सैनिक है वो आगे आकर लड़ने लगे। और जिहाद का युद्ध, यानी धर्म युद्ध, जिहाद का नारा इसी युद्ध में बाबर ने दिया था दोस्तों। इसी वजह से बाबर यहां पर विजय रहा और गाजी की उपाधि धारण की थी दोस्तों। तो यह हो गया हमारे खानवा का युद्ध। अब देखिए मित्रों, राणा सांगा है जो यहां से क्या हो जाता है? घायल। देखिए बसवा दोसा घायल सांगा का इलाज हुआ।
इरिच या इर्ची जो मध्य प्रदेश में सांगा को जहर दिया गया, अज्ञात आदमी ने वहां पर क्या कर दिया, सांगा को जहर दे दिया दोस्तों। कालपी जो यूपी के अंदर है, सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हो जाती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर सांगा की छतरी है 8 खंभों की दोस्तों। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की छतरी है 8 खंभों की दोस्तों। समाधि स्थल है वहां पर। यह इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है। अब देखिए राणा सांगा के पुत्रों की ओर हम बढ़ते हैं, तो ये रहे पुत्र रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य, उदय सिंह और भोजराज, ये पुत्र थे दोस्तों। अब देखिए 1528 से 1531, 1531 से 1536, 1537 से 1572 और भोजराज तो शासक ही नहीं बना दोस्तों। तो सबसे पहले शासक कौन बना है, रतन सिंह द्वितीय दोस्तों। सांगा का पुत्र है ये और बूंदी के सूरजमल के साथ लड़ते हुए मारा गया 1531 में। 28 में शासक सबसे बड़ा पुत्र है तो बनेगा, और 31 में क्या हुआ, सूरजमल के साथ, बूंदी का शासक था सूरजमल, उसके साथ लड़ते हुए मारा गया। तो इसके बाद इससे छोटा है वो बन जाता है विक्रमादित्य, यह बना है 1531 से लेकर 36 तक। संरक्षिता थी कर्मावती, अपनी मां सांगा की पत्नी कर्मावती इसकी क्या थी, संरक्षिका थी दोस्तों। अब देखिए मित्रों, इसके समय क्या होता है, विक्रमादित्य जब शासक बनते हैं तो इसके समय क्या कर देते हैं, जो गुजरात के शासक है बहादुर शाह, वो प्रथम आक्रमण करते हैं 1533 ईस्वी के अंदर। तो कर्मावती ने रणथंबोर का किला देकर बहादुर शाह से क्या कर ली, संधि कर ली। अब देखिए कौन, ये बताइए, संपत्ति मिल रही है तो चुप कौन बैठेगा, दूसरी बार आ गया, दूसरा आक्रमण कर दिया 1534 के अंदर। तो कर्मावती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाया, हुमायूं समय पर नहीं आया। हां बाद में आएगा, चित्तौड़ का जो किला है वो खाली करवाएगा हुमायूं, लेकिन उसको चिट्ठी पहुंचती है, तब तक क्या हो जाता है, बहादुर शाह का आक्रमण, और बहादुर शाह है जो चित्तौड़ को जीत लेता है। और यहां पर विक्रमादित्य के समय हो जाता है चित्तौड़ का दूसरा साका दोस्तों। अब देखिए चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 ईस्वी, इंपॉर्टेंट चीज 1534 ईस्वी। कब 1534 पे थी, शासक है विक्रमादित्य, केसरियां किसने किया, रावत बाग सिंह ने, जौहर किसने किया है, कर्मावती ने, आक्रमणकारी कौन है, बहादुर शाह गुजरात का। समझ गए यहां पर। अब यहां पे 1534 में जैसे ही यहां पे चित्तौड़ पर शासन हो जाता है, लेकिन विक्रमादित्य वो जीवित रहते हैं, विक्रमादित्य की हत्या नहीं की जाती है इस समय। तो बाद में क्या है, हुमायूं को राखी भेजी थी कर्मावती ने, सांगा की पत्नी कर्मावती, और कर्मावती का पुत्री तो है ना विक्रमादित्य, तो हुमायूं को राखी भेजी थी। तो हुमायूं बाद में सेना लेकर आता है और चित्तौड़ का जो किला है उसको खाली करवाता है। यहां से क्या होता है कि जो आक्रमणकारी है बहादुर शाह, उसको भगा दिया जाता है, वापस शासक विक्रमादित्य बन जाता है। लेकिन 1536 ईस्वी में बनवीर ने विक्रमादित्य की क्या कर दी, हत्या। 1536 में किसने कर दी, बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी, और बनवीर बन जाता है मेवाड़ का शासक दोस्तों। अब विक्रमादित्य के बाद बनना तो उदय सिंह को है 1537 में, लेकिन अभी शासक कौन बन गया, बनवीर, क्योंकि विक्रमादित्य की हत्या की थी। समझे आप। अब विक्रमादित्य की हत्या करके ये उदय सिंह को मारने जा रहा था, लेकिन उससे पहले जो पन्नादाय की कहानी है वो यहां पर देख लेते हैं हम। देखिए ये नीचे रही, यहां पर हम पन्नादाय की जो कहानी है वो आ जाएगी। 1536 से 37 लगभग 1 साल के आसपास है जो बनवीर शासक बना। पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान पुतलदे का पुत्र था ये। पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान थी पुतलदे, उसका क्या है पुत्र बनवीर। इसने निर्माण करवाया था तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर, और बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था। लेकिन जब इसने विक्रमादित्य की हत्या की, विक्रमादित्य की हत्या करके ये किसकी ओर आ रहा है, किसकी ओर आ रहा है, उदय सिंह की ओर। उदय सिंह है छोटा बच्चा, और उसी के समान ही है पन्नाधाय के पुत्र, दोनों की समान एज है। पन्नाधाय ने क्या किया, जहां पर उदय सिंह सो रहा है वहां पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया, और उदय सिंह को वहां से लेकर कहां निकल गई, कुंभलगढ़ की ओर निकल गई। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर देखिए वहां से निकल गई, और कुंभलनेर का किलेदार था आसादेवपुरा, उसके पास जाकर उसको क्या कर दिया, उदय सिंह की रक्षा के लिए सौंप दिया, उसको उदय सिंह को सौंप दिया। इसीलिए त्याग व बलिदान की मूर्ति पन्नाधाय को कहा जाता है दोस्तों। अब बाद में जब उदय सिंह है ये बन जाते हैं 1537 में शासक। इसके बाद 1537 में कौन बन गए हैं, उदय सिंह है जो शासक बन गए हैं दोस्तों। बहुत जगह आपको 1540 भी मिलेगा, बहुत जगह आपको 1537 भी मिलेगा। एनसीईआरटी बेस पर हम चलते हैं तो 37 मिलता है।
पन्नादाय व उदय सिंह को शरण आसादेवपुरा के द्वारा कुंभलगढ़ में दी गई दोस्तों। समझे यहां पर मावली का युद्ध 1540 में हुआ, बनवीर मारा गया, मालदेव ने उदय सिंह की सहायता की थी। अब देखिए चित्तौड़ का शासक वर्तमान में 1537 में बनवीर ही है, लेकिन उदय सिंह कुंभलगढ़ में शासक बना है। समझे आप, 1540 में जब बनवीर मालवी के युद्ध में मारा जाता है तो मालदेव वर्षे बनवीर होता है, वहां पर बनवीर मारा जाता है और उदय सिंह वहां पर शासक बन जाता है। शेरशाह सूरी की अधीनता उदय सिंह ने जो है स्वीकार की थी 1544 के अंदर दोस्तों। इसके बाद उदय सिंह के समय होता है हरमाड़ा का युद्ध। देखिए हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी, किनके मध्य? उदय सिंह और हाजी खां पठान के मध्य। हाजी खां पठान के मध्य हरमाड़ा का युद्ध होता है दोस्तों। पराजित कौन होता है? पराजित होता है इसमें उदय सिंह, और हाजी खां पठान की सहायता की थी मालदेव राठौड़ ने। किसने? मालदेव राठौड़ ने दोस्तों। आगे देखिए उदय सिंह के बारे में और जानकारी। उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया था 1559 ईस्वी में। अभी तक उदयपुर नहीं था, अभी तक चित्तौड़ में ही पढ़ रहे थे हम। राजधानी अपनी कहां लेकर आ गया? उदयपुर लेकर आ गया। उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदय सिंह के ही सेनापति थे जेता व कुंपा। मालवा के शासक बाज बहादुर को मेवाड़ में शरण दी, अकबर का जो दुश्मन था। अकबर का पहला आक्रमण 1567-68 में कहां पर होता है? उदयपुर पर होता है दोस्तों। अब यहां पर देखिए 1567-68 में क्या हो गया है? अकबर का जो विरोधी है, और अकबर उस समय ताकतवर शासक था, बाज बहादुर उसका विरोधी है और उसको शरण देती है, जो युद्ध तो होना पक्का ही है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है उदय सिंह के समय, और यहां से अच्छी तरह देखना, आपको यहां से बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। कब? 1568 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा। शासक है उदय सिंह। केसरिया जयमल फतेह व भल्लाजी राठौड़ ने किया। जयमल फतेह व कल्लाजी राठौड़ ने, कल्लाजी लोक देवताओं में पढ़ते हैं ना वही दोस्तों। जोर किसने किया है? फूल कंवर ने दोस्तों, जो किसकी है? फत्ता की पत्नी है। जयमल व फत्ता, जयमल व फत्ता, फत्ता की पत्नी है दोस्तों ये। और आक्रमणकारी कौन है? अकबर दोस्तों। जयमल जोध सिंह, जयमल का नाम था जोध सिंह। फत्ता यानी फतेह सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं। आगरा किले में पाषाण निर्मित मूर्तियां अकबर ने इनकी लगवाई थी, जो किसने तुड़वाई? औरंगजेब ने उनको तुड़वा दिया दोस्तों। हाथियों पर चढ़ी हुई जो मूर्तियां हैं वहां पर लगाई थी दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए रहेगी दोस्तों। राय सिंह ने जूनागढ़ किले के बाहर गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। वही मूर्तियां हैं जो राय सिंह गजारूढ़ मूर्तियां हैं कहां लगा देता है? जूनागढ़ किले के बाहर। घायल जयमल ने अपने कंधों पर बैठा कर कल्लाजी से युद्ध करवाया था दोस्तों। घायल जब जयमल हो गया था तो अपने कंधों पर बैठा लिया था कल्लाजी को। अकबर ने चित्तौड़ में कत्लेआम का आदेश दिया, और जीवन पर अमिट कलंक है जो ये रहता है। अकबर के जीवन पर यह अमिट कलंक है कि उन्होंने कत्लेआम चित्तौड़ के अंदर उस समय करवाया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा के अंदर महाराणा उदय सिंह का देहांत हो गया, जहां उनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। तो यहां पे तीसरा शासक, अब यहां पे बहुत अच्छी तरह देखिए, जोहर फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज, केसरिया जयमल फतेह व कल्लाजी राठौड़ ने किया है। शासक है उदय सिंह, इन्होंने नहीं किया है 1568 में। उदय सिंह है मित्रों, यह 1572 में इनकी मृत्यु होती है। कहां पर? गोगुंदा में, और गोगुंदा में इनकी समाधि बनी हुई है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद एलची नामक सिक्का चलाया। कर्नल चेम्स्फोर्ड, सांगा व प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। कहने का मतलब, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि सांगा और प्रताप के बीच अगर उदय सिंह नहीं आता तो मेवाड़ का इतिहास कुछ अलग ही होता। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर में हुई, और गोगुंदा उदयपुर में इनकी क्या है? छतरी बनी हुई है दोस्तों। अब देखिए उदय सिंह की दो पत्नियां, धीरबाई जो भटियानी रानी थी, दूसरी पत्नी थी जेवंता बाई दोस्तों। देखिए मित्रों, यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बन सकता है, आराम से देखना। यहां पे धीरबाई जो भटियानी रानी है, इनसे पुत्र बना जगमाल, पुत्र पैदा हुआ जगमाल, और जेवंता बाई है, उससे पुत्र कौन हुआ है? महाराणा प्रताप दोस्तों। उत्तराधिकारी घोषित किसको किया गया है? जगमाल को। सरदारों ने गद्दी से इसको हटा दिया, अकबर के पास चला गया। जहाजपुरा की जागीर है वो अकबर ने दी, और दत्तावी युद्ध 1583 के अंदर क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त दोस्तों।
अब देखिए, करसनदास ने कमर में तलवार बांधकर मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया, जिसको हम राजमहलों की क्रांति कहते हैं, महाराणा प्रताप को। दोस्तों, जगमाल और महाराणा प्रताप के मध्य जो गद्दी की राड़ होती है, इसी को कहा जाता है राजमहलों की क्रांति। लेकिन करसनदास ने इसकी कमर पर क्या बांध दी? कटार, और महाराणा प्रताप को शासक घोषित कर दिया। और नेक्स्ट क्लास में हम महाराणा प्रताप से शुरू करके आगे का जो इतिहास है वो अध्ययन करेंगे। बस आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर कहीं पर नोट्सों में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नोट्स बनाते समय कुछ भी दिक्कत हो तो हम सुधार जरूर करेंगे दोस्तों, इसलिए कमेंट करके अपनी राय है मित्रों वो जरूर देते रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।